अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, आईएमएफ के जिस प्रोग्राम की ट्रांश का वेट किया जा रहा था वो बिलाखिर जो है वो आ चुकी है। 29 अगस्त की तारीख दी गई थी और कल हमने देखा कि आईएमएफ की जानिब से 1.1 अरब डॉलर की जो पे आउट है उसको अप्रूव किया गया और जल्द पाकिस्तान के अकाउंट में ये पहुँच जाएगा। इसके अलावा अगर डेवलपमेंट्स की बात करें तो फ्लडिंग से जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का, उसके लिए आलमी कम्यूनिटी आगे बढ़ रही है और एड कर रही है। और यूएनओ की अगर बात की जाए तो 160 मिलियन डॉलर जो है वो फ्लैश अपील के लिए दिया जा रहा है यूएनओ की जानिब से, जो कि पाकिस्तान को मिलेगा और फ्लड रिलीफ में पाकिस्तान को यकीनन इससे मदद हासिल होगी। इसके अलावा ट्रेड की बात भी की जा रही है कि दीगर ममालिक से जो क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई है उसको कवर करने के लिए अब ट्रेड का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से और दीगर ममालिक से जो सब्ज़ियाँ हैं जिनकी किल्लत पैदा हो जाएगी फ्लडिंग की वजह से, उसको कम्प्लीट किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए कि कल इमरान खान साहब की जो टेलीथॉन थी उसमें उन्होंने ये कहा कि 5 अरब रुपए प्लेज किए हैं पाकिस्तानियों ने और यकीनन काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आलमगीर खान साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। आलमगीर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं अभी मुल्क की, कि स्टेबिलिटी की आप लोग बात कर रहे थे कि आ नहीं रही और महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट जो कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम था इससे पहले आप कह रहे थे कि डीरेल हो जाएगा, इसको कंप्लीट किया है, 1.1 अरब डॉलर की जो ट्रांच मिली है, इससे अगर फ़र्क पड़ता है तो क्रेडिट ये किसका है? क्योंकि तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं वो यही कह रहे थे कि हमने खलल नहीं डाला इसमें, इसीलिए मुकम्मल हुआ है। ये आपका व्यू पॉइंट क्या है? देखिए, एक चीज तो ये है कि कर्जे लेना चाहे हम ले चाहे वो ले, ये कोई क्रेडिट नहीं है किसी का भी। असल चीज है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को फरोग करें, आप अपनी मईशत में जान भरें कि आपके इकोनॉमिक साइकिल इटसेल्फ चले। बिजली की पैदावार हो, गैस की पैदावार हो, तो वो सब चीजें नहीं होंगी। नहीं तो परसों फिर हमें उस तरफ जाना होगा। स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे थे। एक्सपोर्ट्स तारीखी तौर पे बढ़ रही थी, रेमिटेंसेस तारीखी थी हमारे दौर में, लोड शेडिंग नहीं थी हमारे दौर में, आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। ये सब चीजें तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये रिजीम चेंज ऑपरेशन में एक पूरा एक एक साजिश के तहत एक टोले को लाया गया और मिली भगत से किया गया। तो आज कौम उसके असरात देख रही है। आज पेट्रोल किस उरूज पर है, आज डॉलर किस उरूज पर है। तो मकसद सिर्फ ये, जब अनसर्टेनिटी होती है, कंटिन्यूटी नहीं होती किसी चीज की, तो उसके वो असरात आते हैं मईशत पे और इन द एंड कौम भुगतती है। अब ये जो फ्लड्स की सूरत हाल है, इसमें यकीनी तौर पे ये नेचुरल था। बारिशें तारीख में इतनी ज्यादा कभी नहीं हुई जितनी बार हुई। अ, तो और ऐसे में सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर है। यानी यूएन की रिपोर्ट है कि 5.5 लाख से जायद घर सिर्फ सिंध में अफेक्ट हुए या मसमार हुए, और जबकि 90,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में हुए। 1,84,000 लोग डिस्प्लेस हो गए, 1,000 से जायद अफराद इसमें शहीद हो गए, जाँ बाक हो गए। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, और 3 करोड़ लोग इस फ्लड्स की वजह से मुतासिर हैं मुल्क में। और सबसे जो तकलीफ दे अब चीज है कि इसके आफ्टर शॉक्स बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि सिंध में, साउथ पंजाब में एग्रीकल्चर तकरीबन खत्म हो गई है। मैं सिंध फिर के आया हूँ अभी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। बिल्कुल, 90% क्रॉप कोई डिस्ट्रॉय हो जमीन गई नहीं है। बची है, 90% खत्म है। और अ, इन किसानों की, ये जो हारी किसान थे, इनकी जरिया माश वही एग्रीकल्चर था। इनका जो लाइफ स्टॉक था वो जरिया माश था, वो खत्म हो गया, जो जानवर माल मवेशी होते हैं। और फिर इस मुल्क में चावल की पैदावार, गंदम की पैदावार, वो बहुत हद तक मुतासिर होनी है। तो आगे फूड सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज आने, लिहाजा और फिर महंगाई में ये चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी, क्योंकि आपको जब सामान बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो अगेन महंगाई होगी। तो इसीलिए ये अल्लाह की तरफ से था, लेकिन कौम मुकाबला कर रही है। आज कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं, कोई फर्द ऐसा नहीं, कोई सियासी जमात ऐसी नहीं जो इन लोगों के लिए ना निकली हो। अपने इस तबके के लिए जो फ्लड से मुतासिर है उनके लिए चंदा भी कर रहे हैं, उनके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, राशन, टेंट, खाने पीने की मद में, घर बनाने की मद में।
तो इस चैलेंज से हम 2010 में भी निकले थे। 2010 में ऐसे ही फ्लड्स आए थे। ये जो कल कॉल लीक हुई है, इसके ऊपर जो पीटीआई का नैरेटिव है अब तक क्लियर नहीं हो सका, तो इसके ऊपर अगर आप कमेंट करना चाहें कि आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आईएमएफ के प्रोग्राम को सबूताज कर रहे थे आप लोग। देखिए, नंबर एक चीज ये, जिस पे अक्सर मीडिया खामोश है, बात नहीं कर रहा। किसी की भी निजी गुफ्तगू को, एक प्राइवेट कॉल, लैंडलाइन की कॉल को टेप करना, उसको लीक करना और वो किस पर्सपेक्टिव बात की जा रही, किसको क्या मालूम, और कोई भी रंग दे देना उस बात को। नंबर एक चीज ये, तो ये इंतहाई अनएथिकल है और बाहर ममालिक में इन चीजों पे लॉ सू होते हैं। दूसरी चीज ये कि इसका जवाब तो खैर हमारे जो शौकत तरीन साहब हैं या जो उस गुफ्तगू में शामिल थे, वो बेहतर देंगे कि वो किस पर्सपेक्टिव में क्या बात कर रहे थे। लेकिन ये इंतहाई गैर मुनासिब, गैर मौजिब हरकत है और यकीनन आलमगीर ये साहब, हुकूमत आपके की दौर जानिब में जो से। मरियम नवाज की ऑडियो वसाइल लीक्स उनके होती रही, पास वो भी है, गैर इदारे मुनासिब उनके थी पास आपके है। नज़दीक, या सिर्फ यही है? हमारे दौर में किसने की? फिर वो तो आपने हमारे बताना है, दौर में दौर आपका किसने था। की? हमारे दौर में किसने की? मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे दौर में नहीं की गई। हमारे दौर में ये वीडियोस जारी कर रहे थे। ये मोहतरमा जलसों में कह रही थी कि हमारे पास वीडियोस हैं बहुत से लोगों की, और वो वीडियोस फिर जारी भी होती रही। मकसद सिर्फ ये है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात की गई, ये वो 2 अफराद ही बता सकते हैं जिनकी गुफ्तगू हुई आपस में। रही बात ये कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम स्टेबिलिटी ला रहे थे। रिजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से इंस्टेबिलिटी आई, अनसर्टेनिटी आई, और मईशत में अनसर्टेनिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप हुकूमतें चेंज करते रहेंगे और फिर लोगों को खरीदते रहेंगे और फिर बैरूनी मुदाखलत होगी, तो ऐसे में इन्वेस्टर कहाँ खड़ा है, ऐसे में बिजनेसमैन कहाँ खड़ा है, ऐसे में जो आपका एक्सपोर्टर है वो कहाँ खड़ा है, तो मुल्क ने भुगता ये सब। सही। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मावन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि एक तो IMF की जो $1.1 बिलियन का जो पे आउट रिसीव होना है, इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, कुछ स्टेबिलिटी आएगी या नहीं? और दूसरा, जो कॉल लीक वाला मामला था, उस पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं इनको लीक करने के लिए, तो कैसे डिफेंड करेंगे उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे आलमगीर साहब की आवाज़ नहीं आ रही थी। दूसरा देखें, जब ये आईएमएफ की ये जो प्रोग्राम हमारा एक्सटेंड हो गया है, उसका ये मतलब है कि अब जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो आपके फ्रेंडली ममालिक हैं, और दीगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अब आपके लिए फाइनेंसिंग देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज जो आपकी पाकिस्तान के डॉलर के साथ जो एक जो रुपए की वॉलेटिलिटी आप देख रहे थे, वो खत्म हो जाएगी और हम एक स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। उससे बिजनेस जो कम्युनिटी है, जो ट्रेडर कम्युनिटी है, उसका एतमाद भी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बहाल होगा कि वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, जो एक लिक्विडिटी क्रंच था, वो इख्तिताम पजीर हो रहा है और आप एक स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। जहां तक इस ये जो ऑडियो लीक्स हुई है उसकी बात हुई है, देखें, जो आपके इमरान खान का अपना इंटरव्यू है कि अगर जो जो ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, इनका मकसद ये होता है कि मुल्क के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो उसको ये प्रीएम्प्ट करें और उसको पकड़ें। तो ये जो कॉन्वर्सेशन थी, अगर ये कोई भी नौयत की कॉन्वर्सेशन होती तो बिल्कुल मैं भी एतराज करता कि ये जो है लीक नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो सियासी नौयत की कोई वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल होती कि जिसमें कोई सियासी एलिमेंट इसमें शामिल होता, तो तब उस पे जरूर एतराज किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी ऑडियो कॉल हो या वीडियो कॉल हो जिसके अंदर मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में डाली जा रही हो, जिसके अंदर मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिस्क में डाला जा रहा हो, और वो कैसे डाला जा रहा था, तो तब फिर मैं ये कहूंगा कि फिर तो इदारों ने, अगर किसी ने ये रिकॉर्डिंग की है और लीक की है या जो भी हुआ है, तो फिर तो उन्होंने अपना बिल्कुल वो काम किया है जिस मकसद के लिए वो एजेंसीज बनी हुई है।
क्योंकि उन्होंने एक साजिश को बेनकाब किया। अब नहीं, साजिश हसन साहब वो कैसे? कहते ही हैं कि ये मिसाल डबल के स्टैंडर्ड तौर है पे ना। मरियम नवाज साहिबा की कॉल लीक्स को आप कंडेम करते थे, इसको आप ये कह रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट में इसको बग किया जा रहा है, तो फिर क्लियर विजन नहीं है ना इसमें। देखें, अगर मैंने तो कहा कि अगर कोई प्राइवेट नौयत की बातचीत है कि उस जगह आप इश्तिहार दे दें, उस जगह ना इश्तिहार दें, या कोई ये एक कोई सियासी एलिमेंट है, तब तो आप ज़रूर उस पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में डाला जा रहा हो, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा हो, तो फिर तो वो एक अलग मामला बन जाता है। उसमें तो इंटेलिजेंस एजेंसी जिनका काम है कि वो एक सिक्योरिटी रिस्क को, जो मुल्क को किसी किस्म का भी खतरा लाहक हो, तो उससे उन्होंने लड़ना है, तो फिर वो उस ज़िम्रे में आ जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कैसे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कैसे था। देखिए, हमारे पास इस वक़्त $7.5 अरब के रिज़र्व मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये आईएमएफ का जो मुआहदा है, ये सिर्फ़ 2 हफ्ते के लिए मौखर हो जाता। तो जो पॉलिटिकल उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आनी थी, जो लोगों का एतमाद जो है वो उठ जाना था कि शायद ये मुआहदा नहीं होना, या ये आगे जा रहा है, या यहाँ तो आपस में सूबों की लड़ाई पड़ गई है कि लेने-देने की, और वो मुआहदों से उठ के बाहर उठ गए, तो फिर ये डॉलर आपका बहुत थोड़े अरसे में 250 क्रॉस कर जाना था। क्योंकि बिल्कुल, आप उससे ऑलरेडी नुकसान एक जो था वो बॉर्डर लाइन कौम का के ही होना ऊपर था। आपके रज़ा रूमी रिज़र्व साहब भी, एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं। रूमी साहब, आप बताइएगा, ये जो सूरत हाल सारी सामने आई, आपको लगता है कि पीटीआई ने विलिंगली आईएमएफ के प्रोग्राम को सबोटाज करने की कोशिश की है, या एक कंसर्न शो किया है कि फ्लडिंग की वजह से सरप्लस नहीं आ सकता और हम रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते? हाउ डू यू सी दिस? जी शुक्रिया। देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा ही मालूम होता है कि जो मुबैना ऑडियो लीक्स सामने आई हैं, अगरचे उनकी ऑडिटिंग, फॉरेंसिक ऑडिटिंग बाकी है, उनसे तो यही ज़ाहिर होता है। उसमें तो इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए, ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। उसमें मोहसिन लगारी साहब ने कहा कि क्या इससे रियासत को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, तो उसके जवाब में तरीन साहब ने कहा कि रियासत जो करी है चेयरमैन साहब के, इमरान खान साहब के साथ, तो क्या वो हम करने दें। तो यकीनन उसमें एक सियासी, लेकिन इससे भी आप पीछे जाइए तो जो दूसरा आईएमएफ के साथ मायदा था वो पीटीआई की हुकूमत ने ही साइन किया था, जी, लेकिन 2019 में। फरवरी में उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया था। तो वो उसी वक्त, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद ये तरीके अदम एतमाद आ रही है या उनकी हुकूमत जा रही है, तो वो क्यों अपने सर लें महंगाई का बोझ या अवाम में जो गम गुस्सा आता है कीमतें बढ़ाने से। तो वो पहले भी उन्होंने उसको, उस मायदे को नज़रअंदाज किया, फिर उसके बाद वो उस पर अमल दरामद ना करके, तो जिसे कहा जाता है मुश्किल सूरत हाल में डाला मुल्क को। ये तो सियासी मामलात हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन जो रियासत की सॉवरन गारंटीज होती हैं, जो रियासत के सॉवरन मायदे होते हैं, वो सब पर लाजिम होते हैं, चाहे वो पीटीआई हो या पीएमएलएन हो या कोई और पार्टी इख्तदार में हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंतहाई नामुनासिब और तशवीशनाक ये जो है लीक्स सामने आई हैं, और उसके ऊपर ये सोचना पड़ेगा मेरे ख्याल से पीटीआई को भी अंदर इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि वो किस हद तक जाना चाहेंगे अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए या इस हुकूमत को नाकाम करने के लिए। कई और तरीके भी हैं। वो खान साहब रोज़ाना जलसे भी कर रहे हैं, तकरीरें भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी मौजूद है, पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, पीटीआई की अच्छी खासी तादाद है कौमी असम्बली में, 150 के लगभग जो हैं एमएनएज हैं। तो बहुत से फोरम ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह की अपोजिशन डट के की जा सकती है, मगर इस अंदाज में जो है ये आईएमएफ की डील को उसको उस पर असरअंदाज होने की, या जिसे कुछ लोग लफ्ज़ सबोटाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किया गया है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, अफसोसनाक है। रूमी साहब, आपको भी हैरानगी हुई जब शौकत तरीन साहब का नाम इसमें आया? क्योंकि माना ये जाता है कि वो जो हमेशा से एक साफ करियर रहा है उनका, किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं हुए और प्रोफेशनल हैं काफ़ी, अगर इकोनॉमिक्स की बात कर ली जाए। लेकिन एकदम से हम ये देख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें दीवार से लगाएंगे तो हम तो प्रेशराइज़ करेंगे आपको। तो इकॉनमी के अंदर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल शौकत तरीन साहब की तरफ से सरप्राइज़ किया आपको इसने? जी, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया, क्योंकि देखिए शौकत तरीन साहब तो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी उनके वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, मुशर्रफ साहब के दौर और में। वो टेक्नोक्रेट माने जाते हैं। टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं वो मुंतखब सियासतदान तो नहीं होते, उनके हल्के तो होते नहीं है, वो बेसिकली
तो आबल होते हैं अपने प्रोफेशन को, अपनी कॉन्शियंस को और साथ में रियासत को, जो कि उनकी सिलेक्शन करती है इस तरह के ओहदों के लिए। लेकिन अब तरीन साहब ने यकीन कुछ लगता है कि उन्होंने बाकायदा पीटीआई को ज्वाइन करके अब वो सियासतदान जो है वो बन गए, और वो भी उस तरह के सियासतदान जहाँ पर आपको अफसोस ही होता है कि इतने अहम मामले, इतने अहम मसले के ऊपर उन्होंने इस तरह की जो है वो कोशिश की कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस डील को डिरेल करवा सकें। ठीक चलिए है। वो कोशिशें कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन ये यकीनन एक सवालिया निशान बन गया है कि पीटीआई किस हद तक जाएगी अपनी ऑपोजिशन को चमकाने ठीक है, के पूछ लिए। लेते हैं किस हद तक जाएगी। कंवल शोज़ेब साहिबा जो आपकी पार्टी की रहनुमा है, वो जलसे में कहती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ंड ना दें फ्लड के लिए, क्योंकि ये आपसे वोट का हक छीन रहे थे। फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सूबे जो हैं वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो IMF का जो प्रोग्राम है वो मुअत्तल हो जाएगा। और अब ये कॉल लीक्स हो रही हैं, तो तासुर ये जा रहा है कि आप इकॉनमी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए। तो किस तरह डिफेंड कर सकते हैं फिर इसको आप? देखिए, जहाँ तक बात है फ्लड की, तो कल ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5 अरब रुपए के प्लेजेस हुए उनके साथ पूरी कौम की जानिब से, और ये उनका ट्रस्ट है, ये उनकी ज़ात में लोगों का एतमाद है। रही बात इनकी हुकूमत की, तो अ, ये कर ले टेलीथॉन, हम देखते हैं कौम कितना पैसा देती है, कितना चंदा ये कर सकते हैं। एतमाद नहीं है लोगों को, लोग इन पर नहीं भरोसा करते। रही बात हम चाहते हैं, और इसीलिए हमने और गवर्नमेंट के थ्रू ये पैसा फ्लड अफेक्टीज तक पहुंचाया जाएगा, वो चाहे केपी गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो। तो कंवल शोज़ेब ने बिल्कुल ठीक कहा, हम चाहते हैं ये टेलीथॉन करें ताकि मालूम चले कि किस पर कौम का एतमाद है, किस पर कौम अपने पैसों की अमानत देना चाहती किसको। तो और ये भी वज़ीर आज़म है, इससे पहले जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी टेलीथॉन की थी कोविड के टाइम में, तब भी कौम ने बढ़-चढ़ के पैसा दिया था। तो ये कर ले ट्राई। अच्छा, मतलब आप ये समझते हैं कि ये कहना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो फ्लड के लिए फ़ंडिंग ना भेजें क्योंकि ये गवर्नमेंट आपसे कोऑपरेट नहीं कर रही, इसमें कुछ गलत नहीं है? नहीं, हम ये समझते हैं कि लोगों का एतमाद नहीं है इन पे। हम ये समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जिसके रेमिटेंस पे हमारी ठीक है मईशत आलमगीर चलती, साहब, मैं उनके चाहता ये वोट हूँ का कि हक छीना है नाजरीन को इन्होंने। और जो है वो सुनने वाले हैं उनको दिखा दें कि कंवल शोज़ेब साहिबा ने आखिर क्या क्या था। सुनिए ज़रा। चीज और कहूंगी और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगी। कल परसों से मैं देख रही हूँ हमारी वो सरकारी गुलाम तर्जुमान है मरियम औरंगजेब, मेरे ओवरसीज बहनों भाइयों को फॉरनर कहती थी। जो पाकिस्तान की शान है बाहर से, जो पाकिस्तान में वहाँ दिन रात मेहनत करते हैं बाहर के मुल्कों में और यहाँ अपना सरमाया भेजते हैं, जिनके सरमाए पे पाकिस्तान चल रहा है, उन पे इल्जाम लगा रही है कि तो फॉरनर हैं, ये तो पाकिस्तानी नहीं है। कल परसों से अब अपीलें कर रही है कि जनाब पाकिस्तान में बहुत हालात खराब हो गए हैं, सैलाब आ गया, तो हमें पैसे दो। मैं अपने ओवरसीज भाइयों को कहूंगी कि इन्होंने आपसे वोटिंग राइट छीना था। इन्होंने वो लेजिस्लेशन की जो इमरान खान ने बड़ी मेहनत के बाद करवाई थी कि हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक मिलना चाहिए वोट देने का, तो इन चोरों पे बिल्कुल यकीन न करना। इंशाल्लाह हम पूरा लाए अमल लेकर आ रहे हैं। तो आपने सुना, कहती हैं इन चोरों पे यकीन ना करना। राना एहसान साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी और अपील ये की जा रही है कि आपको फ़ंड नहीं देना क्योंकि आप एम्बेजलमेंट्स करते हैं और वोटिंग राइट छीनते हैं उनसे। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए, ये कोई मुकाबला नहीं है कि कौन कितने ज़्यादा फंड रेज़ कर लेगा। मैं दुआ करता हूँ कि इमरान खान बहुत ज़्यादा फंड रेज़ करें और वो अवाम तक पहुँचे और फ्लड इफ़ेक्टीज़ को जो है उसका एडवांटेज मिले। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमें भी अब हुकूमत पाकिस्तान को भी फंडिंग जाए, क्योंकि इस वक़्त हमें एक नेशनल कोहेज़न की ज़रूरत है। हमें तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है ये मुकाबले कराने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जो है वो फंड दें, जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो भी फंड्स दें, जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हम उनसे भी बातचीत में हैं कि वो पाकिस्तान की मदद करें, क्योंकि रिसोर्सेज जो है स्कार्स हैं, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। लेकिन इसको जो जो फ्लड्स हैं वो खाली केपीके में नहीं आए, वो सिंध में सबसे ज़्यादा फ्लडिंग हुई है। 600 यानी कि ऑलमोस्ट 600 यानी कि 400% जो है वो बारिशें ज़्यादा सिंध में हुई हैं। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, केपीके में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
तो ये जो इन्होंने जो अमल किया, जहां इन्होंने सैबोटाज करने की आईएमएफ की डील की कोशिश की, वो सिर्फ केपीके से वो लेटर आया। वो शायद जो ब्यूरोक्रेसी पंजाब की थी राणा और साहब, शायद लेकिन कुलगानी उनका साहब उनका हैं, रिबटल उनका ये है भी कि जो जब वो आईएमएफ जाया करते थे तो आप राह में हायल हो जाया करते थे, क्योंकि जब स्टेट बैंक का बिल आया आपने कॉपरेट नहीं किया, आपने एहतजाज किया, आपने उसको स्टॉप करने की कोशिश की। तो ये तो वही बात है ना कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, क्योंकि आपने अपनी बारी पे भी उनको जो है नहीं, वो आईएमएफ की नहीं, मीट नहीं करने दी कंडीशन सारी, और अब वो भी यही कर रहे हैं। नहीं, नहीं, हमने देखें, हमने तनकीद की, हमने बड़ी वेहेमेंटली तनकीद की, और वो डील के ऊपर की कि नेगोशिएशन कैसे होनी चाहिए थी, कैसे नहीं होनी चाहिए थी, ये भी तनकीद करें। ये भी जो है वो उसका वो हमें बताएं कि अगर हमने लेवी ज्यादा लगा दिया है तो वो कम होना चाहिए था, उस पर जरूर ये सियासत करें। किसी ने इनको सियासत पे उस चीज से नहीं रोका, लेकिन ये जानते बूझते कि मुल्क जो है वो डूब रहा है, फ्लड्स आए हुए हैं, नुकसान हो रहा है, आपके पास $7.5 अरब रिजर्व्स में पड़े, ये जानते हुए, और वो भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो मीशत को समझता है, वो ये कहे कि इसको हम डिले कर दें, किसी तरीके से इसको हम मौखर करा दें आईएमएफ को, कि हम इसके मुआहदे में सूबे नहीं है और इनको लग पता जाएगा। ये तो आप एक मुल्क को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल रहे हैं। हमने अगर तनकीद की तो वो हमारा हक बनता था, लेकिन हमने कोई रोड़े नहीं अटकाए। हमने जाके आईएमएफ को जाके शिकायतें नहीं लगाई, वहां जाके हमने जो है वकालत नहीं की कि ये आप इनके साथ मुआहदा ना करें, ये तो मुल्क को तोड़ देंगे, ये तो मुल्क को डुबा रहे हैं। तो ये जब आप करते हैं तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्टेट, आप ठीक है, रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप मुल्क ठीक के है। रज़ा खिलाफ नहीं रूमी कर साहब, रहे हैं, आपसे आप जानना अवाम के चाहेंगे, खिलाफ काम अगर कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू की हम बात करें, वो ये कहते हैं कि बेशक महंगाई है, बेशक आवाम के लिए शदीद मुश्किलात हैं, उन्होंने माफ़ी भी मांगी इसके लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो छोड़ कर गए थे पीटीआई वाले ये हाल कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाए, श्रीलंका बन जाए, उससे हमने बचा लिया। तो आपको क्या नज़र आता है कि स्टेबिलिटी लेकर आई है पीडीएम की ये हुकूमत, या फिर नाकाम रही है अब तक इकोनॉमिकली मैनेज करने में? नहीं, देखिए, वो अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। तो अब बात यह है कि और स्टेबिलिटी क्या होगी कि आईएमएफ की डील जो कि इतनी उसमें ताखीर हो रही थी, इतना उसमें वक्त लगा। पहले वो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि फरवरी में वो तकरीबन पाकिस्तान ने उसको पिछली गवर्नमेंट ने एक तरह से तोड़ दिया था, तो उसको वापस बहाल करना काफी जुए शीर लाने से कम नहीं था। असल बात ये कि ये आईएमएफ के तो 1 अरब कुछ अभी डॉलर आएंगे। असल मसला वो नहीं, असल मसला ये कि जिस तरह से हम फंसे हुए हैं आजकल के हालात में, कि बाकी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और जो बाकी तरक्याती इदारे हैं आलमी, वो भी ये कह रहे थे कि आप लाइए आईएमएफ की डील और फिर हमसे बात कीजिए, चाहे वो यूएई हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने उनकी कामयाबी का मार्क है। और मिफ्ता इस्माइल को सिर्फ पीटीआई की ऑपोजिशन का सामना नहीं है, मिफ्ता इस्माइल को अपनी पार्टी के अंदर से भी जो यही पूछना चाह रहा था कि क्या नवाज शरीफ साहब इस कामयाबी में ऑन बोर्ड हैं, वो खुश हैं इससे आपके नज़दीक? मेरे तो ख्याल से कल डार साहब की ट्वीट से तो ये लग रहा है, जाहिर बात है वो भी खुशी होंगे, लेकिन देखिए उनका नवाज शरीफ का जो पर्सपेक्टिव है और वो जो पार्टी के अंदर जो लोग तनकीद की उन्होंने मिफ्ता के ऊपर, उनका कंसर्न एज सच मिफ्ता इस्माइल की जात नहीं, बल्कि वो आईएमएफ की जो पॉलिसीज जो माहिदा हमने किया है, मसलन ये फ्यूल की सब्सिडीज हटाना, बिजली की कीमतों को बढ़ाना वगैरह वगैरह, जिससे कि आवाम को पे प्रेशर पड़ रहा है। तो देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत बड़ा ये जिसे कहते हैं ना, ये एक रिस्क लिया था जब ये हुकूमत उन्होंने अप्रैल में ली, और पीडीएम की जमातों ने, स्पेशली नून लीग चूंकि उनका वजीर आजम है, और उसका उनको नुकसान हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात देख लीजिए पंजाब में, पीएमएलएन के अपने वर्कर्स की गुफ्तगू देख लीजिए सोशल मीडिया पे जो आपको दिखाई देती है, तो बहुत गमो गुस्सा है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। आपने अपनी जो है एक तो अपने बयानिए को शिफ्ट किया, वोट को इज्जत दो वाला जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया था उसको छोड़ना पड़ा, और उससे ज्यादा लोगों के ऊपर बोझ जो महंगाई का पड़ा है, 43% से ऊपर चली गई है पाकिस्तान में महंगाई। तो इसका नुकसान तो हुआ है पीएमएलएन को, और उसमें जारी बात है चूंकि मिफ्ता इस्माइल आगे है ये सब करे तो उन पे तनकीद हो रही है। तो मेरे ख्याल से वो एक सियासी मामला है। असल बात ये कि बिल्कुल ये मुल्क में स्टेबिलिटी का अब एक फेज स्टार्ट होगा, लेकिन ये आगे उस वक्त तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये सियासी पार्टियां आपस में मिलकर, सियासी पार्टियों को मिल बैठ कर गुफ्तगू करनी पड़ेगी कंसेंसस डेवलप करने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और वापस आकर जो फ्लड की सूरत हाल है, सैलाब से
मुतासिर इलाके हैं उनसे मुतल्लिक बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सैलाब की जो तबाहकारियाँ मुल्क भर में मुख्तलिफ सूबों में वो जारी हैं और तकरीबन 1200 के करीब ये डेथ टोल पहुँच चुका है, जिसको डील करने के लिए हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मैदान में हैं। इसी पर आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आलमगीर साहब, आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट मॉडल जो हमारा है, आप भी सोशल वर्क करते रहे हैं, वो कैसा है? क्या उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है? और दूसरा, सिंध गवर्नमेंट की आपने बात की और सिंध के अंदर जिस तरह से आपने भी कहा कि 90% जो फसल है तबाह हो चुकी है, रोज़गार छिन गया लोगों का, तो क्या आपको लगता है प्रिएम्प्टिव मेजर्स लिए गए थे या फिर अनकंट्रोलेबल है ये सूरत हाल? देखिए, एक चीज तो ये बड़ी अहम है कि सैलाब 2010 में आए और 2010 में जो तबाही हुई, उसके बाद एटलीस्ट होश के नाखून लेने चाहिए थे। उसके बाद वो तमाम तर चीजें जो हमारी कोताहियां थी, कमजोरियां थी, उसको बेहतर करना चाहिए था। यानी मैं सिंध की बात अगर करूं, क्योंकि मैं सिंध में खुद फिरा हूं, मैं कल आया हूं इंटीरियर सिंध से। यहाँ हुई है बारिशें, 8 मुख्तलिफ साइकिल्स आए हैं बारिश के मानसून में। 10 से 15 दिन मुस्तकिल बारिश रही है सिंध में। बारिश की वजह से पानी खड़ा हो, इसमें कोई शक नहीं, अनप्रेसिडेंटेड बारिश थी जिससे घर भी टूटे और जमीनों में पानी खड़ा हो गया। यहाँ सेम के नाले कहते हैं उसको, जो बारिशी ड्रेनेज होती, उसके कोई सिस्टम ही नहीं है। और ये इरिगेशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है उस पर ड्रेनेज का सिस्टम बनाया जाए। जो मौजूद है ड्रेनेज के नाले, उस पे या कब्जे हो गए या मेंटेनेंस नहीं है, या पंपिंग स्टेशन जो उस पे बनाए होते पानी को आगे पास ऑन करने के लिए, वो सब गल सड़ गए, उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई कभी। इसीलिए बाज़ जगह, यानी अक्सर जगहों पे पानी इस वजह से खड़ा हुआ कि निकासी का अमल नहीं था। जो हम कराची में रोते, कराची में भी पानी खड़ा रहता, यहाँ पर नालों की सफाई नहीं होती, कब्जे होते। सेम वही सूरत हाल इंटीरियर सिंध में रही। और बिल्कुल नेचुरल डिजास्टर था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ उसको काउंटर किया जा सकता था। कुछ उस पे लोगों को शायद, अगर ये पहले से तैयारी करते, लोगों को कुछ हद तक इसका रिलीफ मिलता। रही बात जो केपीके में सैलाबी ये रेला आया ऊपर से, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ कंस्ट्रक्शन हुई, कौन लोग थे, किन्होंने इजाजत दी, उस पे बिल्कुल जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो होटल वहाँ बने थे, अगर वो लीगैलिटी को पूरा नहीं करते तो वो कब कायम हुए, किसके जेरे निगरानी कायम हुए, किसने करवाए, इन सब ठीक पे है, भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ठीक है। राना एहसान साहब, आप इंडस्ट्रीज़ को डील करते रहे हैं, तो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है, जो कार्बन एमिशन है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी हमारे एंड से कॉज हो रही हो यहाँ पे, लेकिन फिर भी वी हैव टू फेस द म्यूज़िक, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स का जो नंबर है वो इस खत्ते में सबसे बड़ा है। तो कैसे इंटरनेशनली इसको डील करें? और दूसरा, जो इकोनॉमिक कॉस्ट है इस डिज़ास्टर की, उसको कैसे मीट करेंगे? जो टारगेट्स IMF को आपने दिए हुए हैं, उसको रिवाइज़ करेंगे अब या फिर हेल्प लेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी से? देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो ना होने के बराबर है। और पाकिस्तान क्लाइमेटिक चेंज के अंदर जो है वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अभी ऑलरेडी मैंने कहा जो इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि सबसे पहले तखमीना लगाया जाता है कि नुकसान कितना हुआ है। अब कुछ अभी एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि ये $10 बिलियन प्लस जो है वो नुकसान होगा, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों की रिहाइशें हैं, फिर आपने लोगों को रिलीफ देना है, फिर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपकी लूज हुई है, फिर आपने रिहेबिलिटेट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये अभी ये पानी तो शायद हम लोग इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों और हफ्तों में यहाँ से खत्म हो जाएगा, लेकिन जो जो रीबिल्डिंग है, रिकंस्ट्रक्शन है, रिहेबिलिटेशन है, वो हफ्तों महीनों जो है वो चलेगी और उसकी बड़ी मैसिव कॉस्ट है। तो हम लोग सबसे पहले जो है उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन होती है, वो हो चुकी है या हो रही है। उसके बाद जितनी भी हमारे पास जो जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, यूएन के हैं, वो IMF के हैं, वो ADB के हैं,
तो हर जगह जो है इस इशू को उठाया जा रहा है और और आसान साहब, स्पेस जो दे दी एडिबल जा रही है आइटम्स कि हैं, जो वहाँ खाने कितनी पीने की अशिया मौजूद है। की किल्लत है, कहा जा रहा है कि प्याज और टमाटर जो हैं वो ईरान अफगानिस्तान से आप मंगवाने की बात कर रहे हैं, उस डिमांड को कैसे मीट करेंगे? अगर वो इतनी बढ़ जाती है, क्रॉप सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो डिमांड कैसे मीट होगी? देखें, अब सप्लाई चेन के इश्यूज हैं जो हमें हमें नजर आ रहे हैं। अभी जो टमाटर है, प्याज है, वो एक रिकॉर्ड प्राइसिंग पे चला गया है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से जो है हम लोग ड्यूटीज खत्म कर दिए जाएं टमाटर के ऊपर, और जो आइटम्स जो 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 इस डिस्ट्रप्शन का हिस्सा बन गए हैं, अब अगर हमें जो है वो इंडिया से खुदा ना खास्ता लेनी पड़े ये चीजें, क्योंकि ये इतना ये सवेयर इशू है, तो चंद आइटम्स जो हमारी नेसेसिटीज हैं उसके ऊपर भी नजरसानी की जा रही है। ओवरऑल हम हिंदुस्तान से समझते ट्रेड पे हैं भी कि नज़रसानी हो हमें सकती है। राना एहसान साहब और आलमगीर खान साहब मौजूद थे, आप दोनों का बहुत नाजरीन, जो फ्लड रिलीफ का जो ड्राइव है वो जारी है और तमाम स्टेक होल्डर्स को ज़रूरत ये है कि बैठ कर एनालिसिस करें कि जो तबाही हो चुकी है इसको कैसे मीट करना है। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।